हेलो दोस्तों, बी डिकेडियन फील इंडियन। आज का जो टॉपिक है महात्मा गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी, और अगर आप एकेडमिक की तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके काम में आने वाला। ठीक है, पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की बेसिक पृष्ठभूमि के बारे में, किस तरीके से उनका जन्म हुआ, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और फिर किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और किस किस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया और हमारे देश को आजादी दिलाने में सहायता प्रदान की। पूरी वीडियो आखिरी तक देखिए। उम्मीद करेंगे इसके बाद आपको गांधी जी से रिलेटेड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869। भैया कुछ लोग होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, कुछ इंग्लिश नहीं आती, तो हमने लिख भी दिया और बोल भी दे रहे हैं। 1869 या 1869 में उनका जन्म हुआ। पोरबंदर के गुजरात जगह जो है वहां पर पोरबंदर के गुजरात जिले में इनका जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम इनके क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है, इसलिए इनका पूरा नाम भी बोला जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। तो कुल मिला के इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई गांधी। सबको पता है इनकी माता का नाम पुतलीबाई। ये कुछ बेसिक है ताकि आपको इनके बारे में पता चल जाए। कुछ नए लोग भी देख रहे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। इनकी पत्नी का नाम जो है वो था कस्तूरबा गांधी और इनसे शादी हुई थी 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनकी पढ़ाई 1889 से लेके 91 तक ये बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये चले गए। कहां पे? इंग्लैंड। अब सोच के देखिए, उस जमाने में, जिस जमाने में इतनी ज्यादा मतलब हमारा देश आजाद भी नहीं था, तो कुल मिला के घर से ये संपन्न रहे होंगे, क्योंकि किसी के पिताजी से पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं जबकि देश आजाद नहीं है। तो सोचिए, घर से ठीक ठाक थे, संपन्न थे। 1889 से 91 तक ये बैरिस्ट्री यानी वकालत पढ़ने के लिए गए इंग्लैंड। और दक्षिण अफ्रीका इन्हें बुलाया गया। एक व्यापारी था दादा भाई अब्दुल्ला, उन्होंने इन्हें निमंत्रण दिया कि आप आइए और कुछ केसेस वगैरह देखिए, उनकी स्टडी कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। तो उनके निमंत्रण पे, किसके निमंत्रण पे? व्यापारी दादा अब्दुल्ला के निमंत्रण पे। क्वेश्चन अच्छा है कि वो दक्षिण अफ्रीका कब गए, कब लौटे, भारत कब लौटे, किसके निमंत्रण पे गए। ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के निमंत्रण पे ये गए 1893 में दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और डरबन से यह घटना, अब यहाँ पे इन्हें कहाँ से जोश आया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ आंदोलन करेंगे, या बहुत सारी घटना। तो बहुत ही फेमस एक घटना है। उस घटना में क्या हुआ था, ये जा रहे थे रेलवे स्टेशन से गए और ट्रेन पे गए। ठीक, जब ये ट्रेन पे जा रहे थे तो वहां पे इन्होंने देखा कि बहुत काले गोरे का भेद हो रहा है। अंग्रेजों ने इन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया, बोले तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये इंडियन लोगों के लिए नहीं है। तो कुल मिला के वहां पे इनकी काफी बेइज्जती हुई, ट्रेन से इन्हें उतार दिया गया। और तब इन्होंने सोचा कि जब भैया हम भारत के रहने वाले, हम भी पढ़े लिखे हैं, और जब सबको अधिकार मिल रहा तो भारतीयों को क्यों नहीं। तो वहां से इनके अंदर थोड़ा सा जोश आया कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के डरबन से ये जा रहे थे प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में पेरिन्सबर्ग में ये घटना हुई थी। पेरिन्सबर्ग में इसे रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया था और तब इनके अंदर से यह भावना उत्पन्न हुई कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे और अपने देश को भी बराबरी का अधिकार दिलाएंगे। ठीक है, तो ये कहां की हुई थी? डरबन से ये जा रहे थे प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में। घटना कहां हुई थी? पेरिन्सबर्ग में। कहां हुई थी? पेरिन्सबर्ग में। इन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ठीक है भाइयों, उसके बाद 1894 में नराल इंडियन कांग्रेस इन्होंने स्थापना की। इसकी नराल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार यानी पत्रिका, इसे इन्होंने प्रकाशित किया, द इंडियन ओपिनियन अखबार। ठीक है, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अब यहां पर जानने वाली बात यह है, कोई पूछे कि वो दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो दक्षिण अफ्रीका वो कब गए, अभी हमने आपको बताया 1893 में गए दादा अब्दुल्ला के बुलाने पे। वापस कब आए? वापस वो आए 1915 में। तो जब वो 1915 में वापस आए तो ये जितनी भी घटनाएं यहां पे हो रही हैं, ये सारी की सारी दक्षिण अफ्रीका में हो रही हैं। 1894 में नराल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार के प्रकाशन, या 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, या जो भी कुछ हो रहा है ये सारे का सारा हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए हैं 1915 में। ठीक है, 1906 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह प्रयोग किया। ठीक है, और 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने लिखी और उसे प्रकाशित किया। ठीक है, ये सब हुआ इनका कहां? दक्षिण अफ्रीका में ही। लेकिन फिर 1915 में ये आए वापस और स्टार्ट हुआ गांधी युग, जो पढ़ने के लिए आप यहां पे आए हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं सब बेसिक है इनके बारे में। गांधी युग की स्टार्ट कहां से हुआ है? 1915 कह सकते हैं आप, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं।
9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आए थे और इसे भारतीय लोग अप्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, कब वापस आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। अप्रवासी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और जब यहाँ पे आए तो इन्होंने, क्योंकि भैया वकालत तो पढ़े हुए थे, लेकिन एक्चुअल में इन्हें राजनीति के लिए, अपने राजनीति को करने के लिए, राजनीति की जानकारी के लिए कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ता है। ठीक है, हर व्यक्ति का, हर नेता का कोई गुरु होता है जिसके साथ में लटक लटका के सीखता है राजनीति। तो कुल मिला के इन्हें भी एक गुरु चाहिए थे। इन्होंने अपना गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है, तो कुल मिला के महात्मा गांधी जी के राजनीतिक और नॉर्मल गुरु भी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, या नॉर्मली राजनीतिक गुरु ही कह लीजिए, ज्यादा अच्छा है। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, सबको पता है इनका जो आश्रम था, साबरमती आश्रम। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुना। तो साबरमती स्थापना, जो आश्रम की स्थापना की इन्होंने 1916 में। और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह क्या है, चंपारण सत्याग्रह क्या है, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किसानों के लिए किया गया था। थोड़ा ध्यान से सुनिए, 3 कठिया प्रणाली क्या थी। 3 कठिया प्रणाली में यह था कि अगर मान लिया आपके 20 कट्ठा जो है वो खेती है, तो 20 में से 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। अंग्रेजों ने किसान के ऊपर दबाव बना रखा था। अब नील की खेती करने में बोले क्या दिक्कत है, 3 कट्ठा कर लो खेती, लेकिन जो नील की खेती होती थी उसकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। और ये कंडीशन थी कि आपको ये नील की खेती वहां करनी है जो जमीन आपकी सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। और कंडीशन ये थी, जब जड़ें बहुत बड़ी होती थी तो ये नील की खेती उस उपजाऊ जमीन को बंजर कर देती थी। इस तरीके से किसानों की भूमि बंजर होती चली जा रही थी और किसान बर्बाद होते चले जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इन्हें बुलाया गया और चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह के बाद 25% लगान माफ कर दिया गया। इनकी ये पहली जीत भी मानी जाती है। और तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। अभी तक ये केवल गांधी थे, अब ये हो गए हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो कुल मिला के महात्मा गांधी की महात्मा की उपाधि इन्हें किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। कब दी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को लगभग जीतने के बाद कह लीजिए, या पहली जीत प्राप्त करने के बाद 25% लगान कम हो गया। और इस तरीके से ये जो प्रणाली चल रही थी, 3 कठिया प्रणाली, जहां नील की खेती करनी पड़ती थी, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1918 में फिर इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया। इस मिल में क्या था, लोगों को बोनस नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों से मजदूर बहुत ज्यादा परेशान थे, उनसे काम बहुत ज्यादा कराया जा रहा था। तो फिर पहली बार ये वहां पे जाके अनशन पे बैठ गए। ठीक है, वैसे तो ये कई बार इन्होंने आंदोलन किया, लेकिन पहली बार जब इन्होंने खाना वगैरह छोड़ा, अनशन किया पहली बार, तो कब किया, 1918 में इन्होंने अनशन किया पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और यहां पर जितने भी मजदूर थे उन्हें बोनस वगैरह दिलाने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए उन्हें पहली बार, और इसमें भी इन्हें कामयाबी मिली। इस तरीके से महात्मा गांधी अब तेजी से आगे बढ़ने लगे थे और लोग, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने काम अच्छे किए थे, लोग इन्हें जानते थे। तो इस तरीके से बहुत तेजी से इनकी राजनीति चमकने लगी थी और अब ये कांग्रेस के अच्छे नेता बनकर उभर रहे थे। ठीक है, 1918 में इन्होंने खेड़ा, यही गुजरात की साइड है, खेड़ा आंदोलन किया। वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें वहां बुलाया था, यह भी किसानों के लिए यह आंदोलन था। ठीक है, तो इस तरीके से ढेर सारे आंदोलन इन्होंने किए और इसमें लगभग ये कामयाब हो गए। अब यहां पर थोड़ा सा बनता है कि तब तक क्या हुआ, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। अब रॉलेट एक्ट लागू होने के बाद उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी लगभग समाप्त हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो भारतीयों को लगा कि भारतीयों को कुछ मिलेगा, लेकिन रॉलेट एक्ट लागू हुआ, भारतीयों को कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला, कुछ खास नहीं मिला, तो 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, अच्छा, खिलाफत या असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने का कारण क्या था, मेन कारण रॉलेट एक्ट था। ठीक है, ये पता होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ 1919 और ये चला 22 तक। ठीक है, उसी के रेफरेंस में यहाँ पे आया, और बल्कि ये खिलाफत आंदोलन था, ये मुस्लिमों द्वारा चलाया गया। अब इसमें जो नेताजी थे गांधी जी, उन्होंने क्या किया, मुसलमानों का सहयोग किया। क्वेश्चन एक और भी बनता है कि भैया गांधी जी को मुसलमानों से क्या मतलब, ये आंदोलन तो मुसलमानों ने चलाया था, खिलाफत आंदोलन, तो गांधी जी ने क्यों सहयोग किया, यही तो वो दिखाना चाह रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ में हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर विरोध करें अंग्रेजों का और भारत देश को आजाद कराएं। ठीक है, तो इसलिए मुसलमानों का उन्होंने क्या किया, सहयोग किया और खिलाफत आंदोलन चलाया। इसी के रिलेटेड असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन क्या था कि भैया जितनी भी चीजें हैं उनका विरोध करो, सहयोग मत करो, अपनी अपनी चीजों का इस्तेमाल करो, भारतीय चीजों का इस्तेमाल करो। 1920 में यह स्टार्ट हुआ।
जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें तो इसे फेल कर दिया गया, पारित नहीं किया गया। लेकिन नागपुर अधिवेशन जो हुआ दिसंबर 1920 में, उसमें इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। कई सारे लोग इसके विरोध में थे, मोतीलाल नेहरू ये सारे लोग विरोध में थे, एनी बेसेंट भी विरोध में थी। हालांकि बाकी ज्यादातर नेता बाद में सपोर्ट में आ गए, लेकिन एनी बेसेंट बाद में भी सपोर्ट में नहीं आई और इन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। बोले विरोध करने से आप किसी को कैसे देश से निकाल सकते हैं, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि एनी बेसेंट बाद तक इसका विरोध करती नहीं। फिर तब तक क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। अब यह कांड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहां क्या किया लोगों ने, थानेदार चौकी औकी को इकट्ठा करके, शायद 21 कुछ सिपाही थे और थानेदार था, उसे आराम से लगा के और आग लगा दी। आग लगाने के बाद पूरा थाना जला दिया। जब थाना जल गया तो गांधी जी को लगा कि असहयोग आंदोलन हम तो कर रहे थे नॉर्मल तरीके से कि भैया हिंसा नहीं होगी, अहिंसा के दम पे होगा, लेकिन जब आग लगा दी गई, लोग मर गए, तो लोगों के मरने के बाद यह पता चला, गांधी जी को लगा कि अब यह हिंसा की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने इस आंदोलन को तुरंत बंद कर दिया। लेकिन इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा तो इन्होंने की 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा हुई, लेकिन कई सारे नेता इनके विरोध में आ गए। मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है, चित्तरंजन दास थे, इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, आग लगती है तो लगने दो, लगातार मेहनत करते रहो और अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने बात नहीं मानी, वो अपनी जिद पे अड़े रहे और उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। बोले जो भी होगा अहिंसा से होगा, हिंसा, मारा काटी, लोगों को जलाना, मारना, जिंदा जला देना, उन पुलिस वालों की क्या गलती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। और जब समाप्त हो गया तो कई सारे नेताओं में मतभेद हो गए। मतभेद होने का मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में कर दी। मोतीलाल नेहरू आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 इलाहाबाद में कर दी, जिसने किसने की, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसका मुख्य कारण क्या था, बोले ऐसा है हम विधान परिषद के चुनाव लड़ेंगे। उस समय परमिशन मिल चुकी थी विधान परिषद के चुनाव लड़ने की भारतीयों को, तो इन्होंने कहा हम विधान परिषद के चुनाव लड़ेंगे और इस तरीके से हम उसकी सरकार में शामिल होंगे और सरकार में शामिल होकर भारतीयों की मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि खेल बिगड़ रहा है, टूट रहे हैं लोग अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के बीच में गांधी दास समझौता हो गया और यह समझौता हुआ 1924 में। 23 में इस पार्टी की स्थापना करी इन्होंने और 24 में महात्मा गांधी का गांधी, चित्तरंजन दास का दास, गांधी दास समझौता हो गया 1924 में। तो गांधी और दास के समझौते के बाद में अब स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे गांधी जी ने स्टार्ट किया। दूसरा बड़ा आंदोलन है ये 1930 से 1934 में। पहला कौन सा था, खिलाफत आंदोलन था, पहला सबसे बड़ा आंदोलन खिलाफत आंदोलन था। दूसरा आ गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 से 1934 तक ये चला। हालांकि इसे टुकड़ों में कह सकते हैं, ये 2 टुकड़ों में चला था, 1930 से 31 और फिर 32 से 34, लेकिन पूरा हमने लिख दिया है 1930 से 34 तक ये चला, ठीक है। अब 1930 में इन्होंने 11 सूत्री मांग की। उस समय कौन थे, प्रधानमंत्री थे इरविन, ठीक है। तो इन्होंने 11 सूत्री मांग की। क्या मांग थी कि जो हमारे भारतीय सैनिक बंद कर दिए गए हैं, भारतीय लोग उठा के बंद कर दिए गए हैं, उन्हें आजाद किया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, सैनिकों को अधिकार दिए जाए, इस तरीके की बहुत सारी बातें उन्होंने की, ठीक है। लेकिन इरविन के पास गए इस मांगों को लेके, जब इरविन ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने कहा भाई हम दांडी मार्च स्टार्ट करेंगे। सबको पता है दांडी यात्रा इन्होंने की थी। यात्रा कहां से स्टार्ट हुई थी, यात्रा स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से। दांडी नामक स्थान था, वहां तक ये लोग गए थे। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो केवल 78 लोग थे, 78 सहयोगी, 241 मील की दूरी इन्होंने तय की थी। लेकिन जब ये चले थे तो केवल 78 थे। जब ये दांडी नामक स्थान पे पहुंचे तो लाखों में ये भीड़ बदल गई थी। और ये पहला आंदोलन भी था जहां पे महिलाओं ने भी भाग लिया था। इनके साथ में कई महिलाएं, अभी तक जितने भी आंदोलन में कहीं महिलाओं का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का हिस्सा अंधाधुंध था। बहुत सारी महिलाएं, लाखों लोग इकट्ठे हो गए और इरविन इनसे परेशान हो गया। जब इरविन परेशान हो गया तो उसने क्या किया, भैया गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। लेकिन इससे पहले कुछ और बातें हुई।
एक इंपॉर्टेंट किस्सा ये है गोलमेज सम्मेलन, जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32। कांग्रेस ने केवल एक में भाग लिया 1931 में। इसमें गांधी जी गए थे, इन्होंने अपनी शर्तों को रखा, लेकिन जब शर्तों को रखा, शर्तों को ज्यादा नहीं सुना गया, तो इन्होंने वो सम्मेलन छोड़ दिया, वहां से चले आए और अपना फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी कर दिया। एक व्यक्ति कौन था जिसने तीनों में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने 1930, 1931, 1932 तीनों आंदोलनों में भाग लिया। इस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री थे। ठीक, तीनों जब गोलमेज आंदोलन हुए 1930, 31 और 32 में रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। ठीक है भाई, अब तीनों में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया और बात क्या कही? इन्होंने बात की दलितों, जो आरक्षण के लिए आज आदमी रोता रहता है कि हमें आरक्षण मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो जो दलितों की बात हुई वो भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाई। ठीक है, और ये इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि दलितों का चुनाव अलग होगा। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी गड़बड़ थी। दलितों का अगर चुनाव अलग होगा तो फिर ये तो तोड़ने वाली बात हो गई ना एक तरीके से। तो गांधी जी ने कहा देखो भाई ऐसा है, दलितों का चुनाव अलग नहीं हो पाएगा। बोले फिर? बोले हम यह उनकी सीटें थोड़ी सी बढ़ा देंगे कि ज्यादा पे लड़ लो वो ठीक है, लेकिन अलग चुनाव नहीं हो पाएगा। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे हम लोगों ने कहा गया पूना पैक्ट समझौता। कब हुआ ये? 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो सीटें थी दलितों के लिए वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और दोनों के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, फिर कुछ बीच में कई सारी घटनाएं चलती रहीं, फिर सीधे व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया महात्मा गांधी जी ने 1940 में, जिसमें पहले सत्याग्रही से क्वेश्चन पूछा जाता है पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे? तो जिसमें पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे शायद ब्रह्मदत्त थे, याद नहीं हमें। तो पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे शायद ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, 1940 में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसे दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं चलो दिल्ली, तो दिल्ली चलो भी यही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आखिरी एक आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसी समय क्रिप्स मिशन आया, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा यह क्रिप्स मिशन वो चेक, वो लॉलीपॉप आदमी को थमाए जाने की कोशिश है। जो बैंक दिवालिया हो चुकी है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वहां का चेक लाके लॉलीपॉप देने की कोशिश है। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, कोई लालच में नहीं आया। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद महात्मा गांधी ने की क्रांति। 8 अगस्त को यह क्रांति स्टार्ट हुई, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया। लेकिन जब देखा अंग्रेजों की खेल बिगड़ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा समझाया गया भारतीयों को कि भैया, बहुत सारे मंडल आए भारतीयों को समझाने के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध समय चल रहा था, 1940-39 के आसपास शुरू हो गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा तो बहुत सारे लोग भारतीयों के पास आए कि भाई ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उनका साथ दे दो लड़ाई में। लेकिन भारतीय पहले भी प्रथम विश्व युद्ध में देख चुके थे ये खाली धोखेबाज लोग हैं, पहले जीत लेंगे और उसके बाद में बौरा बना देंगे। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों ने कहा नहीं, अब की हम किसी भी कीमत पर साथ नहीं देंगे और हम आपका साथ देने वाले नहीं हैं। जब साथ नहीं दिया गया तो जितने भी बड़े नेता थे ऑपरेशन 0 आवर चला के, 0 आवर का मतलब 1 घंटे भी नहीं लगना चाहिए, और उठा के जितने बड़े नेता सबको बंद कर देना चाहिए। ऑपरेशन 0 आवर चला के जितने भी बड़े नेता थे उन सबको उठा के गिरफ्तार कर लिया गया। और ज़्यादा, क्योंकि गांधी जी का थोड़ा लेवल अच्छा था, ज़्यादा बेइज्जती ना हो, जनता भड़क ना जाए, इस वजह से उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया। अब आगा खां पैलेस में रखा गया, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, आगा खां पैलेस में रखा गया, लेकिन एक्चुअल में वो जेल है। ठीक है, पैलेस में क्यों रखा गया? ताकि जनता को लगे कि उनके नेता को रखा गया पैलेस में। भैया बढ़िया पैलेस दिखा दिया। जैसे होता क्या, आपको हम बताते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं अपने देश में, वो क्या करते हैं, यहाँ से खूब घोटाला करते हैं और घोटाला करने के बाद बाहर भाग जाते हैं, कहीं बाहर भाग गए। अब बाहर भागने के बाद जब भारत सरकार कहती है कि भैया इन्हें वापस लौटा लो, तो वो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ कह देते हैं कि भैया अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जेलें बहुत बेकार हैं और हमारी दशा बहुत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से वो बच जाते हैं। तो अगर सरकार चाहे तो कुछ इस तरीके का कर सकती है, एक बढ़िया सा पैलेस। बोले ऐसा है, हम इन्हें जेल में नहीं रखेंगे, पैलेस में रखेंगे। मान लिया कोई विजय माल्या भाग गए, ठीक है, नीरव मोदी भाग गए, इतने सब भाग गए, तो अगर उन्हें वापस ला के हम कह रहे हैं एक पैलेस में भी रख दिया जाए, चलो 100 करोड़ खर्च कर दिया, वो तो 1200 करोड़ लेके भागे हैं यार। अगर उन्हें पैलेस में, कहने का मतलब बात तो वही, चाहे जेल में रख लो चाहे पैलेस में रख लो, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो उनकी खाल भी तो खींची जाएगी, जेल का नाम लेके खाली वहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने वही निपटाया। क्या किया अंग्रेजों ने? जेल में नहीं रखा,
जनता ना बढ़ के कोई दिक्कत नहीं, उन्हें उठा के बंद कर दिया आगा खां पैलेस में, ठीक है। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के नेता थे, उनसे नीचे के मुख्य नेताओं को उन्होंने उठाया, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के नेता थे उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जारी रखो आंदोलन। आंदोलन को जारी रखा गया और फाइनली आगे आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद भारत आपको पता ही है 2 हिस्सों में बट गया था। पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, भारत को अलग कर दिया गया। बहुत सारी समस्याएं हुई, आपने पिक्चर देखी होगी गदर, उसमें लोग जो आ रहे थे उन्हें काट पीट डाला गया, इधर से उधर मारा गया, हिंदुओं ने मुस्लिमों को, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया, आपस में बहुत बुरी तरीके से विद्रोह हो गया। और उस समय भी महात्मा गांधी जो अपने दिन थे उनके आखिरी के, उस समय भी वो लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों में हिंसा की भावना को कम करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के दुखों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो कलकत्ता में थे, सबको पता है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और इस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी के पूरी जिंदगी, वैसे अगर आप देखा जाए बहुत महान आदमी थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि महात्मा गांधी जी जो है उनके पिताजी ने उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था। तो जिसके पिताजी उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे वो कोई गरीब आदमी तो नहीं होगा। जब गरीब आदमी, तो उन्हें क्या पढ़ा था देश के लिए, लेकिन एक जोश था, एक जुनून था कि हमें कुछ करना है अपने देश के लिए। और अपने पिताजी की इतनी संपत्ति वगैरह सबको किनारे करके अपने देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़े और इस तरीके से इतनी सारा संघर्ष किया, आखिरी में गोली मार दी, किसी ने हत्या कर दी। लेकिन आज की डेट में भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। तो जो व्यक्ति लात मार के सुखों को जिंदगी में आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, उसी का नाम गर्व से लिया जाता है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में आपसे। उम्मीद करते हैं गांधी जी से रिलेटेड आपके सारी समस्याएं हल हो गई होंगी। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में। आप जुड़ जाइए चैनल से, बन जाइए डीकेडियन, फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।